हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का रिया क्लासेस के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्यारे दोस्तों, आज के इस साइंस के सेशन के अंदर हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पिछला जो हमारा टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया वो 3 क्लासों में पूरा हो गया और आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेरक। सबसे पहले जानेंगे उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, कौन से उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है और उत्प्रेरक का उपयोग हम लोग किन किन चीज़ों के लिए करते हैं। आज की एक ही क्लास के अंदर हमारा उत्प्रेरक जो टॉपिक है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना विलंब किए अब हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन को। कहा जाता है कि किसी ने खुदा से दुआ मांगी, ठीक है, किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा अरे मौत तो तुझे दे दूं मगर उसे क्या कहूं जिसने तेरी ही जिंदगी मांगी। बात ऐसी है दोस्तों, हर किसी इंसान का दिल बुरा नहीं होता, धरती पर हर एक इंसान बुरा नहीं होता। अरे बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, क्योंकि हर बार कसूर हवा का नहीं होता। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नए टॉपिक की आज हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक। देखो साइंस की जो हमारी कंटिन्यू यहाँ पर क्लासेस चल रही है उसके अंदर 2 हमारे जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एक हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या नाम से, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया और आज हम लोग तीसरा नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर बात करेंगे उत्प्रेरक को लेकर। ठीक है, देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे उत्प्रेरक क्या होता है। एक एक पॉइंट में यहाँ पर आपको नोट करवाऊंगा और आपसे यही कहूँगा कि आपकी जो फेयर कॉपी है, जो आपकी नोटबुक है, उसको आप लोग यहाँ पर साथ में रखें, साथ के साथ नोट्स यहाँ पर लिखते हुए चले। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको किसी किताब को उठाकर देखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विशेष रूप से एलडीसी की जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होगी एग्जाम के अंदर। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं सर उत्प्रेरक का मतलब क्या है। देखिए उत्प्रेरक दोस्तों ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसको क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये तैयार होता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं और यही घटना बताओ क्या कहलाती है दोस्तों, उत्प्रेरण के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप लोग मेरे साथ नोट करेंगे कि उत्प्रेरक की बात करूंगा तो मैं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, देखो ऐसे लिखो, ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बताओ क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले पढ़ा ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, बोलो उन्हें क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है कि उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा यह है कि यह घटना
बोलो क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे सर यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। क्लियर? आगे देखो, फिर हमारे पास में बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों, वो हमेशा बताओ क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कभी भी उत्प्रेरक के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वो ऐसे कैसे आपका एज इट इज रहेगा। तो अगला पॉइंट आप लोग मेरे साथ नोट कीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक हमेशा, ठीक है, ऐसे लिखो, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक हमेशा, बोलो क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ, फिर बात आती है उत्प्रेरक, बोलो क्या करेगा? तो आप कहेंगे उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, बोलो क्या करता है? परिवर्तित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो वेग को बढ़ा देगा या फिर वेग को क्या कर देगा? बोलो घटा देगा। तो आपने कहा उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। क्लियर? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने ये निकल के आता है कि सर ये जो उत्प्रेरक है, याद रखना उत्प्रेरक के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि उत्प्रेरक बोलो क्या होते हैं? क्रिया विशिष्ट होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक बोलो क्या होते हैं? क्रिया विशिष्ट होते हैं। इसका रीजन क्या है ये मैं आपको पहले स्पष्ट करा देता हूं। क्रिया विशिष्ट का मतलब क्या है? यहां पर ये शब्द यहां पर उत्प्रेरक के लिए काम में क्यों लिया गया? उत्प्रेरक को क्रिया विशिष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्प्रेरक जो होते हैं वो विशेष प्रकार की जो क्रिया होती है, देखो विशेष प्रकार के उत्प्रेरक विशेष प्रकार की क्रिया के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि विशिष्ट प्रकार के उत्प्रेरक, ठीक है, विशिष्ट प्रकार के उत्प्रेरक विशेष अभिक्रिया के प्रति बोलो क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो अब लोग, ये जो डिटेल्स यहां पर आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, ये सब वो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे को उत्प्रेरक के संदर्भ में यहां पर याद रखना है। सबसे पहली चीज, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बोलो क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। बताओ उन्हें क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इस कारण याद रखना रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है वो हमेशा क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। और यही घटना क्या कहलाती है? उत्प्रेरण के नाम से जानी जाती है। फिर हमने पढ़ा कि सर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने का काम कौन करता है? उत्प्रेरक करता है। उत्प्रेरक क्रिया विशिष्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विशेष प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए विशेष प्रकार के जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं? बताओ कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे साहब कि उत्प्रेरक के प्रकार को लेकर। उत्प्रेरक का
वर्गीकरण। क्लियर? देखो, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, उत्प्रेरक का जो वर्गीकरण है वो यहां पर देखो कितने प्रकार से किया गया है। तो आप लोग याद रखना, उत्प्रेरक का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, सॉरी 3 प्रकार से उत्प्रेरक का यहां पर वर्गीकरण किया गया है। और 3 प्रकार का जो वर्गीकरण है उसके अंदर हमारे को क्या क्या विभिन्नताएं यहां से देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो किया गया साहब किसके आधार पर? आप कहेंगे सर उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा आएगा हमारे पास में उत्प्रेरक की क्रिया के आधार पर। और तीसरा आता है उत्प्रेरक की जो क्या नाम से क्रियाशीलता होती है, ठीक है, उसके आधार पर यहां पर उत्प्रेरक का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो आपको यहां से देखने को मिलेगा भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर। अच्छा, याद रखना दोस्तों, भौतिक अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो आप कहेंगे सर 2 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले आता है हमारे पास में, बताओ कौन सा? समांगी उत्प्रेरक, या आप कह सकते हैं समांगी उत्प्रेरण, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। समांगी उत्प्रेरक, और एक बताओ हमारा कौन सा हो जाएगा यहां से? विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, ये 2 प्रकार के उत्प्रेरक है जिनका वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया? तो आप कहेंगे सर भौतिक अवस्था के आधार पर। इसके बाद में आती है फिर हमारे पास में, बोलो किसके आधार पर? तो आप कहेंगे सर क्रिया के आधार पर। देखो, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो याद रखना, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला आता है हमारे पास में धनात्मक उत्प्रेरक। बताओ सबसे पहला कौन सा आया? धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा आ गया हमारे पास में ऋणात्मक उत्प्रेरक। और फिर तीसरा आ जाएगा हमारे पास में स्वतः उत्प्रेरक। क्लियर? और चौथा जो प्रकार है वो हमारे पास में निकल के आता है कौन सा? तो आप कहेंगे सर जैव उत्प्रेरक। अपना काम क्लियर। लास्ट हमारे पास में बचता है उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता होती है, उस क्रियाशीलता के आधार पर, यानी सक्रियता के आधार पर। ठीक है, क्रियाशीलता के आधार पर। देखो, क्रियाशीलता के आधार पर जो उत्प्रेरक है वो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। एक होगा हमारा यहां पर उत्प्रेरक वर्धक जिसको कहा जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा, बताओ कौन सा? उत्प्रेरक विष। तो ध्यान से समझना आप लोग इस बात को। हमने यहां पर क्या किया है सर? उत्प्रेरक का हमने वर्गीकरण किया है, और उत्प्रेरक का वर्गीकरण हमने बताओ कितनी चीजों के आधार पर किया? तो आप कहेंगे सर उत्प्रेरक को हमने यहां पर बांटा 3 चीजों के आधार पर। सबसे पहला आया हमारे पास में भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, दूसरा आया हमारे पास में क्रिया के आधार पर, और तीसरा आ गया हमारे पास में क्रियाशीलता के आधार पर। राइट? भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक 2 प्रकार का होगा। एक होगा समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? विषमांगी उत्प्रेरक। अब हम लोग एक एक की परिभाषा पढ़ेंगे, एक एक के एग्जाम्पलों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपका पूरा टॉपिक यहाँ पर निश्चित रूप से कवर होगा। फिर आपने पढ़ा सर क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार का होगा। पहला हो जाएगा कौन सा? धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा हो जाएगा आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक। तीसरा हो जाएगा आपका स्वतः उत्प्रेरक, और चौथा हो जाएगा यहाँ पर हमारा कौन सा? बोलो जैव उत्प्रेरक। फिर क्रियाशीलता के आधार पर हमने पढ़ा उत्प्रेरक 2 प्रकार का होगा। पहला होगा उत्प्रेरक वर्धक, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बोलो उत्प्रेरक विष।
यहाँ तक का सारा काम अपना क्लियर है। अब हम लोग इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरक है उसके क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर प्रकार। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएंगे सबसे पहला जो प्रकार है वो हमारे को यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने कहा सर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में, समांगी उत्प्रेरक के बारे में। देखो सबसे पहला आ गया हमारे पास में समांगी उत्प्रेरक। अच्छा, समांगी उत्प्रेरक का मतलब क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले उत्पाद और जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है मतलब उत्प्रेरक, उन तीनों की जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल जो स्टेट है वो क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो परिभाषा में आप लोग नोट कीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, एक तो आप लोग लिखेंगे क्या नाम से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, ठीक है, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, क्लियर, आगे लिखो, तीनों की भौतिक अवस्था, बोलो, तीनों की जो भौतिक अवस्था है वो भौतिक अवस्था आप लोग मुझे बताएंगे क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान हो, बताओ उसे क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर उसे समांगी उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बात करेंगे इसके एग्जाम्पल को लेकर। देखो, जैसे एग्जाम्पल के दौरान आपने कहा सर हमें आवश्यकता पड़ेगी CH3COOCH3, बोलो ये क्या होगा आपका, ये हो गया भाई साहब आपका मैथिल एसीटेट, बोलो क्या हो गया, मैथिल एसीटेट। ठीक है, चलो, मैथिल एसीटेट आपका कैसा होगा, लिक्विड, इसकी क्रिया करा दो भाई साहब किसके साथ, H2O यानी जल के साथ में, जल भी हमारा कैसा है, लिक्विड। अब उत्प्रेरक यहाँ पर हमारे पास में कौन सा काम में आएगा, उत्प्रेरक जो हमारे पास में यहाँ पर काम में आएगा वो रहेगा हमारा कौन सा, HCl, जो हमारा क्या है, एक्वस, यानी आप कहेंगे सर जलीय विलयन। क्लियर। अब जो समझने की बात है उसके ऊपर आप लोग यहाँ पर फोकस कीजिए। हमने पढ़ा सर कि समांगी उत्प्रेरक, इसका मतलब है सर अभिकारक, जैसे मैथिल एसीटेट लिक्विड अवस्था में है, H2O जल लिक्विड अवस्था में है, और उत्प्रेरक HCl वो भी लिक्विड अवस्था में, एक्वस है, इसका मतलब जलीय विलयन है। अब बनने वाला जो उत्पाद होगा वो भी कौन सी अवस्था में होना चाहिए, लिक्विड अवस्था में होना चाहिए, द्रव अवस्था में। अगर तीनों की भौतिक अवस्था समान रहेगी तो आप लोग इसे क्या कहोगे, समांगी उत्प्रेरक या समांगी उत्प्रेरण की घटना का आप लोग इसको नाम दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कहा, यहां से देखो H2O दो भागों में टूटेगा, H+ और OH-। तो इधर से देखो आपके पास में उत्पाद के रूप में क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, एक आपको प्राप्त होगा CH3COOH, ये हमारा हो जाएगा एक्वस जलीय विलयन, और प्लस एक आपको प्राप्त हो जाएगा यहां से CH3, एक तो हो गया CH3COOH और एक हो जाएगा हमारा CH3OH, ये भी क्या आपका एक्वस यानी जलीय विलयन। तो CH3COOH बोलो ये तो क्या हो गया हमारा एसिटिक अम्ल, और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं CH3OH की तो ये हो गया हमारा मैथिल एल्कोहल। ठीक है, मैथिल एल्कोहल को आप लोग है ना मैथेनॉल भी कह सकते हैं, बोलो क्या कह सकते हो इसको, मैथेनॉल भी कह सकते हो, एक ही चीज है। क्लियर। तो यहां हमने देखा कि सर तीनों की जो
भौतिक अवस्था है वो यहाँ पर समान आ रही है, सब यहाँ पर लिक्विड है। क्लियर। इसी प्रकार जैसे मान के चलिए साहब आपने कहा सर 2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारी गैस है, इसकी क्रिया कराओ ऑक्सीजन के साथ जो भी क्या है आपकी गैस है। ठीक है, ये आपका अभिकारक हो गया। उत्पाद क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका 2SO3 यानी सल्फर के कितने अणु है, तो आपने कहा सल्फर के 2, यहाँ पर 2 आ गया। ऑक्सीजन देखो कितनी है, 2 दूनी 4 और 2 6, तो इधर हो गया 3 दूनी 6। SO3 बोलो क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, आप कहेंगे सर NO। NO क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होती है, एक गैस होती है। यहां भी हमने ये देखा कि सर अभिकारक, उत्पाद और अभिकारक तीनों की जो भौतिक अवस्था है वो क्या आ रही है, समान आ रही है। तीनों कौन सी अवस्था के अंदर है, आप कहेंगे सर गैसीय अवस्था के अंदर। अच्छा मुझे बताओ SO3 को क्या नाम दोगे, तो SO3 को हम लोग कहेंगे यहां पर सल्फर ट्राई ऑक्साइड। बोलो SO3 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा यहां पर, आपने कहा सर सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, 3 चीजें आपकी यहां पर क्लियर है। चलिए इसके साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, आगे बात आती है साहब समांगी उत्प्रेरक के। बाद में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे अगला जो हमारा प्रकार है, उसमें हम लोग जानेंगे साहब विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक, ठीक है, मैंने आपसे कहा अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था, ठीक है, भौतिक अवस्था बताओ क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो, वो घटना बोलो क्या कहलाती है, विषमांगी उत्प्रेरण के नाम से जानी जाती है। आप लोग कह सकते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। राइट, अब देखो तो अभिकारक जैसे हमने ले लिया साहब क्या नाम से, N2 प्लस का 3H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बताओ आपस में मिलेगी, तो आप लोग मुझे बताएंगे किसका निर्माण हो जाएगा यहाँ से, तो आपने कहा सर हमारे को प्राप्त हो जाएगा अमोनिया NH3। ठीक है, अमोनिया आपको प्राप्त हो जाएगा। अमोनिया भी क्या होती है बोलो, गैस होती है। नाइट्रोजन भी बताओ आपकी क्या है, गैस है। हाइड्रोजन भी आपकी क्या है, गैस है। लेकिन कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होगी, तो आप कहेंगे सर Fe यानी आयरन की उपस्थिति में। आयरन कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पर हमने देखा सर, यहाँ से हमें मालूम चलेगा कि अभिकारक गैसीय अवस्था में है जबकि उत्प्रेरक सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। तो दोनों की जो भौतिक अवस्था है वो बताओ क्या होगी, अलग अलग हो गई। तो इसे बताओ क्या कहा जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, तो पहला जो वर्गीकरण है वो यहाँ पर हमारा इसी के साथ में कंप्लीट हुआ और इसके अंदर हमने पढ़ा था उत्प्रेरक का वर्गीकरण। बताइए किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। आगे बढ़ता हूं मैं अगले पेज की तरफ और आगे अब हम लोग उत्प्रेरक का जो वर्गीकरण करेंगे वो बताओ किसके आधार पर करेंगे, आप कहेंगे सर उसकी क्रिया के आधार पर। बोलो भैया, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक बताओ कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार का। मुझे बताओ सबसे पहला उत्प्रेरक हमारा कौन सा है, तो आपने कहा सर सबसे पहला जो उत्प्रेरक है वो हमारा यहां से हो जाएगा क्या नाम से, धनात्मक उत्प्रेरक। बताओ भाई कौन सा हो गया, धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है भैया, यहां से देखो सर धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब हो गया वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के
वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उसे बताओ क्या कहा जाता है? धनात्मक उत्प्रेरक के नाम से उसको जाना जाता है। राइट, आगे चलिए। अब हम लोग बात करते हैं साहब इसके एग्जाम्पल को लेकर। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा तो आपने कहा क्या नाम से, जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया यहां पर 2KClO3, बताओ क्या लिखा? 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट। बोलो 2KClO3 आपका क्या हो जाएगा? KClO3 क्या होता है? तो आपने कहा सर ये हो गया हमारा पोटेशियम और ये हो गया आपका क्या नाम से पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, इस पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग क्या करेंगे भाई साहब? यहाँ पर गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे बताओ किसकी उपस्थिति में? तो आपने कहा सर MnO2। बताओ MnO2 क्या हमारा? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी उपस्थिति में तो इसका अपघटन हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा 2KCl पोटेशियम क्लोराइड लवण और प्लस यहाँ से 3O2 यानी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी हमारी? बाहर निकल जाएगी। चेक कर लो, KCl के 2 अणु है, 2 आ गया। ऑक्सीजन कितनी है? 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6। MnO2 बताओ हमारा क्या है? तो आपने कहा सर क्या नाम से, ये हो गया हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, आप लोग यहां पर लिख सकते हैं MnO2 का नाम क्या है? आप कहेंगे सर मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसी प्रकार देखो एक एग्जाम्पल आपने पीछे पढ़ा था और वो आपने पढ़ा था कि 2SO2 प्लस का O2 सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ेगा किसकी उपस्थिति में? N और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो ये बन जाएगा 2SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो याद रखना MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर किसका काम करता है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है। उसी प्रकार NO जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो भी क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है। 2 एग्जाम्पल तो ये होगी। एक होता है हमारा क्या नाम से, जिसको हम लोग कहेंगे फेरस मोलिब्डेनम। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, बताओ क्या? आप कहेंगे सर फेरस मोलिब्डेनम। क्लियर? देखो इधर फेरस मोलिब्डेनम किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर FeMO। ये भी बताओ क्या करता है? जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको बढ़ाने का क्या करता है? काम करता है। जैसे आपने कहा N2 प्लस का 3H2। ठीक है, हेबर विधि का आपने नाम सुना होगा। तो N2 प्लस का 3H2 ये क्या बन जाएगा? बोलो 2NH3 किसकी उपस्थिति में? FeMO यानी फेरस मोलिब्डेनम की उपस्थिति में। तो बात ये आती है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा धनात्मक उत्प्रेरक है या निम्न में से कौन सा धनात्मक उत्प्रेरक नहीं है, तो एग्जाम्पल आप लोग क्या क्या याद रखेंगे? एक हो जाएगा हमारा MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये आपका धनात्मक उत्प्रेरक होता है। इसी प्रकार आपने कहा सर FeMO यानी फेरस मोलिब्डेनम, ये भी क्या होता है? बोलो धनात्मक उत्प्रेरक होता है। एक आपने कहा क्या नाम से, देखो एक हो गया आपका Ki पोटेशियम आयोडाइड, एक हो गया आपका प्लेटिनम। ठीक है, और एक आ गया हमारे पास में NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सब के सब बताओ क्या है? आप कहेंगे सर धनात्मक उत्प्रेरक है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको बढ़ाने का क्या करते हैं दोस्तों? काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो मैं आगे बढ़ता हूं अगले पेज की तरफ, और अगले पेज के ऊपर हम लोग जिस चीज़ का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं
वो हम लोग पढ़ेंगे क्या नाम से, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये हो गया हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, चलो ऋणात्मक उत्प्रेरक के अंदर हमने देखा कि सर वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है, वेग को घटा देता है, यानी बताओ क्या कर देता है, कम कर देता है। याद रखना, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है यानी कम कर देता है, बोलो उसे क्या कहा जाता है, उसे सर ऋणात्मक उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक के एग्जाम्पल को लेकर। जैसे मैंने कहा 2H2O2, यानी ये हो गया हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है दोस्तों, बताओ ये क्या हो जाएगा, अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर। अब देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, बताओ किसकी उपस्थिति में, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में। देखो या तो ग्लिसरॉल कह दो या ग्लिसरीन भी आप लोग कह सकते हैं। ग्लिसरॉल की उपस्थिति में देखो इसका अपघटन होगा और ये बन जाएगा अपना 2H2O यानी जल, और प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है, कितनी है बताओ, यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 2 ऑक्सीजन काम में आ गए, तो 2 ऑक्सीजन यानी O2 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब याद रखना ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर हम लोग संग्रहण करना चाहेंगे तो इसका संग्रहण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ मात्रा में बताओ किसको मिलाना पड़ेगा, ग्लिसरॉल को मिलाकर रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग मेरे साथ यहाँ पर स्पेशल पॉइंट करके नोट कर लीजिए। स्पेशल पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैंने कहा आपसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण करने के लिए उसमें कुछ मात्रा में, ठीक है, उसमें कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल मिलाकर रखा जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना सब। ठीक है, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम लोग संग्रहण करना चाहेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल को मिलाकर रखना पड़ेगा। इसी प्रकार देखो एक और अच्छा सा और बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट हमारा एग्जाम्पल है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। मैं बात करूंगा यहाँ पर क्या नाम से, देखो क्लोरोफॉर्म को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने लिया 2CHCl3, देखो 2CHCl3 ये हो जाएगा हमारा क्या नाम से, क्लोरोफॉर्म। क्लियर। इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया साहब हम लोग यहाँ पर करवाएंगे किसके साथ, H2O जल के साथ, और मुझे बताओ किसकी उपस्थिति में, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा C2H5OH, यानी बोलो क्या हो गया हमारा, मैथेनॉल की उपस्थिति में। ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं मैथेनॉल एथेनॉल कह दो, या फिर एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। मैथेनॉल नहीं है ये, मैथेनॉल होता है CH3OH, ये एथेनॉल है C2H5OH। यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो हमारे पास में कितनी है, 2 है। ठीक है,
तो साहब यहां से हमारे को प्राप्त हो जाएगा, देखो 2COCl2, ठीक है, 2COCl2 और प्लस यहां से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगी बताओ, बाहर निकल जाएगी। एक बार चेक करेंगे हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है। फॉस्जीन गैस का आपने नाम सुना होगा, जिसको विषैली गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर क्या नाम से हमारे पास में आ गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बताओ हमारा क्या होगा, CHCl3, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवाई हमने साथ, किसके साथ, सॉरी जल के साथ नहीं, अभिक्रिया करेंगे हम लोग यहाँ पर किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा O2। अब चेक करेंगे तो ये हो गया C कार्बन के बताओ कितने परमाणु है, दो आ गया। और क्लोरीन के कितने हैं भाई साहब, हमारे पास में 3 है, क्लोरीन के 3 है। तो यहां से बाहर निकलेगा अपना फिर HCl। देखो अब चेक करो एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से। सबसे पहले आपने पढ़ा 2CHCl3, क्लोरीन के कितने अणु, 3, 3 दूनी 6 हो गया। और यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 आया, 2 कम पड़ गया तो यहाँ पर 2 लगा दो, Cl के आगे गुणा में 2 आ गया। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के आगे 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी आपका 2 आ गया। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन के 2 है तो ऑक्सीजन के आगे भी गुणा में कितना आ गया, 2। कार्बन भी कितना है अपने पास, 2 है, ठीक है। तो हमने पढ़ा सर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र बताओ, आप लोग क्या ध्यान में रखोगे, क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CHCl3। बोलो क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा, CHCl3। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाई हमने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, C2H5OH, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। तो COCl2 आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। याद रखना इसको क्या कहा जाता है, इसको फॉस्जीन गैस के नाम से जाना जाता है। और फॉस्जीन गैस बताओ कैसी है, तो आप कहेंगे सर ये है हमारे पास में क्या नाम से, ये विषैली गैस होती है, ठीक है। और HCl क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इसको आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफॉर्म है वो धीरे धीरे अपघटित होकर, ठीक है, आप लोग लिखिए मेरे साथ, ये पॉइंट नोट कीजिए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, स्पेशल पॉइंट करो और लिखो आप सभी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे अपघटित होकर, ठीक है, धीरे धीरे अपघटित होकर फॉस्जीन गैस और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बोलो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। इसके बाद देखो एक और छोटी सी चीज आप लोग याद रखना कि ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है, इस क्लोरोफॉर्म को देखो मैंने आपसे कहा कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, ठीक है, मैंने कहा क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखने और
उसमें थोड़ी, यानी मैं कहूंगा सूक्ष्म मात्रा में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखने और उसमें थोड़ी मात्रा में C2H5OH यानी एथेनॉल, आप कहेंगे सर एथिल एल्कोहल, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखने और उसमें थोड़ी मात्रा में एथेनॉल मिला देने पर, बोलो क्या होगा, तो आप कहेंगे मिला देने पर ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो बताओ क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। इसका मतलब आप कहेंगे सर धीमी पड़ जाती है। ये रीजन, ये इफेक्ट जो है आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो, एक हमने पढ़ा साहब सबसे पहले क्या नाम से, आप कहेंगे सर धनात्मक उत्प्रेरक, एक हो गया हमारा यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे उत्प्रेरक की, जिसको बताओ क्या नाम दिया जाएगा, स्वतः उत्प्रेरक, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर पे, और वो है हमारा स्वतः उत्प्रेरक। बोला क्या हो गया हमारा, स्वतः उत्प्रेरक। समझिए इसका मतलब क्या है। स्वतः उत्प्रेरक मतलब खुद ही उत्प्रेरक का क्या करेगा, कार्य करेगा। कौन करेगा, उत्पाद। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, उसे बताओ क्या कहा जाता है, स्वतः उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, राइट। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला उत्पाद स्वतः ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लगता है, उसे बताओ क्या कहा जाता है, स्वतः उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे सर, जैसे एग्जाम्पल की मैं यहाँ पर बात करूँगा, पहले तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए मेरे साथ, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला उत्पाद ही स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, ठीक है। देखो जैसे आपने कहा सर CH3COO C2H5, इसकी क्रिया करवा दो साहब किसके साथ, H2O यानी जल के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो आप कहेंगे सर C2H5OH यानी एथेनॉल की उपस्थिति में, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां से हमें पता चलेगा CH3COO C2H5, बोलो हमारा क्या होता है, यह होगा आपका एथिल एसीटेट। इसको क्या नाम दिया जाएगा, एथिल एसीटेट के नाम से इसको जाना जाएगा, क्योंकि CH3COO CH3 क्या था, मैथिल एसीटेट था, तो ये हो जाएगा हमारा एथिल एसीटेट। इसकी अभिक्रिया करवाई जल के साथ एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, तो उत्पाद के रूप में हमारे को यहां से प्राप्त होगा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल और प्लस C2H5OH। तो दोनों जगह यहां आपको सेम चीज दिखाई दे रही है कि सर उत्प्रेरक जो हमारा C2H5OH है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, उत्पाद के अंदर भी। तो इसका मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान बनने वाला उत्पाद स्वतः ही यानी स्वयं ही, ठीक है, यहां पर ऐसे लिखना, स्वयं ही बताओ किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है, स्वतः उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसके बाद में देखो स्वतः उत्प्रेरक के बाद में आगे अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, और अगला जो उत्प्रेरक है हमारा 4 नंबर पे, वो बताओ कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर वो हो जाएगा हमारा जैव
उत्प्रेरक। देखो, ऐसे पदार्थ जो जीवों के शरीर में यानी हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, हम लोग जीव है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, बोलो जीव पाया जाता है। तो परिभाषा के रूप में आप लोग ये नोट कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बोलो जैव उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे जीवों के शरीर में, ठीक है, जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करो। आपने कहा सर कि शर्करा है, ठीक है, आपको मालूम है जो शर्करा होती है, ये शर्करा क्या नाम से जो हमारा एंजाइम होता है जिसको क्या कहते हैं, टाइलिन, ये टाइलिन की उपस्थिति में बताओ किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो आप कहेंगे सर ये माल्टोज के अंदर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ध्यान रखना। अच्छा, टाइलिन हमारा क्या है, जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक जो होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका एंजाइम है टाइलिन, ठीक है। शर्करा टाइलिन की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार अब उठा लो यहां से किसको, आप कहेंगे सर माल्टोज को। तो ये माल्टोज क्या करेगा भाई साहब, यहां पर जो माल्टेज है अपना, ठीक है, जैव उत्प्रेरक यानी एंजाइम, इसकी उपस्थिति में बोलो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो माल्टोज जो है वो माल्टेज की उपस्थिति में बताओ किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है। देखो, सबसे पहले आया हमारे पास में शर्करा, शर्करा टाइलिन, अच्छा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया हमारा ग्लूकोज। अब उठा लो किसको, ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या करेगा, देखो जाइमेज, बताओ कौन सा एंजाइम काम में आया, जाइमेज। जाइमेज को आप कैसे याद रखेंगे, एक बेसिक सी ट्रिक इसके करो आप लोग बनाना चाहिए, तो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ना ऐसे, जा इमेज की तेरी तो इमेज खराब हो गई, इसका मतलब जा इमेज, तो आप क्या कहेंगे, जाइमेज। और बताओ जाइमेज जो उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक यानी जो हमारा एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में ग्लूकोज बोलो किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, तो आप कहेंगे साहब एल्कोहल के अंदर क्या हो जाएगा, बोलो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है और हम लोग बात करेंगे यहां पर किसकी, तो आप कहेंगे साहब प्रथम कार्बनिक पदार्थ बताओ हमारे को क्या प्राप्त हुआ था, यूरिया। यूरिया को मैं क्या लिखूंगा, NH2CONH2, ये है प्रथम कार्बनिक पदार्थ जिसको क्या कहा जाता है, यूरिया कहा जाता है। और ये जो भाई साहब आपका यूरिया है, ये यूरिया यूरिएज जो एंजाइम है जैव उत्प्रेरक, इसकी उपस्थिति में देखो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो NH2CONH2 ये बन जाएगा 2NH3 यानी अमोनिया, नाइट्रोजन के 2 और हाइड्रोजन 3 दूनी 6, तो ये हो गया 3 NH2CONH2, सॉरी यहां पर H2 आएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा 3 दूनी 6, और इधर बताओ क्या हो गया अपना NH2CONH2, ठीक है, और प्लस यहां से मैं किसको बाहर निकालूंगा, CO2,
तो ऑक्सीजन तो एक है, इसका मतलब भाई साहब यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ अगर मैं 2 लगाऊंगा तो हमने देखा सर नाइट्रोजन हमारा कितना हो गया 4, और ये 2NH2, एक बार मैं देखता हूँ इसको, NH2CO NH2 ठीक है, 2NH3 प्लस CO2 ओके। हाइड्रोजन हो गया हमारा 3 दूनी 6, और इधर हाइड्रोजन कितना है अपना NH2CO NH2 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है क्लियर। अच्छा, इसकी जो अभिक्रिया है वो हमारे को यहाँ पर किसके साथ करवानी थी, तो आप कहेंगे सर H2O यानी जल के साथ। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ी है साहब किसकी, प्रथम कार्बनिक पदार्थ जिसको क्या कहा जाता है, यूरिया कहा जाता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या हो गया NH2CO NH2। इसकी क्रिया करवाई हमने साहब किसके साथ, तो आप कहेंगे H2O यानी जल के साथ। तो जैसे ही यूरिया को जल के अंदर मिलाएंगे तो यूरियाज जो एंजाइम है जैव उत्प्रेरक, उसकी उपस्थिति में एक तो 2NH3 यानी अमोनिया आपको प्राप्त हो गया, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये अपना काम क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा साहब क्या नाम से, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। और इसके बाद में अब हमारे पास में लास्ट जो इसका वर्गीकरण है वो आता है, बताओ किसके आधार पर, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के आधार पर। और उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के आधार पर आप लोग मुझे बताएंगे उत्प्रेरक को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, तो आप कहेंगे सर 2 भागों के अंदर बांटा गया। पहला भाग बताइए कौन सा आएगा, उत्प्रेरक वर्धक। देखो एक हो जाएगा हमारा उत्प्रेरक वर्धक, और बोलो दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेरक विष। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक के ऊपर आ जाइए। सबसे पहले हमने पढ़ा उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है। देखो उत्प्रेरक वर्धक खुद क्या नहीं होते हैं, उत्प्रेरक नहीं होते हैं, किंतु ये क्या करते हैं, अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की जो सक्रियता होती है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो आप लोग याद रखना उत्प्रेरक वर्धक जो है वो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, ठीक है, किंतु अपनी उपस्थिति से, ठीक है, किंतु अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की जो सक्रियता होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्रियाशीलता कहते हैं, उत्प्रेरक की सक्रियता को बताओ क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अच्छा आप पूछेंगे सर कैसे, तो ध्यान से सुनो। जैसे मैं आपसे कहूंगा हेबर विधि में, ठीक है, मैंने आपसे कहा हेबर विधि में एमओ जो हमारा मोलिब्डेनम है ये क्या करता है, उत्प्रेरक Fe जो है उस Fe की जो सक्रियता होती है, ठीक है, उस सक्रियता को बढ़ाकर, बोलो सक्रियता को बढ़ाकर किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। देखो हमने पढ़ा यहां पर सबसे पहले कि उत्प्रेरक वर्धक, आप कहेंगे सर उत्प्रेरक वर्धक जो है वो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, किंतु ये क्या करते हैं, अपनी उपस्थिति से जो उत्प्रेरक होता है उसकी सक्रियता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हेबर विधि में क्या होता है, एमओ जो हमारा मोलिब्डेनम है, ठीक है,
ये मोलिब्डेनम उत्प्रेरक Fe की जो सक्रियता होती है उसको बढ़ा देता है और उसको बढ़ाकर उत्प्रेरक वर्धक का क्या करता है बताओ कार्य करता है। जैसे हेबर विधि के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस N2 और 3H2 नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, 2NH3 यानी अमोनिया का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये जो MO है ये क्या करता है, इस Fe की जो सक्रियता होती है उसको क्या कर देता है बताओ, बढ़ा देता है। ठीक है, एक तो अपना ये हो गया। इसी प्रकार जैसे एक आप लोग जानते हो, मैंने कहा आपसे कि वनस्पति क्या ले लो, आपने कहा सर वनस्पति तेल ले लो। ठीक है, वनस्पति तेल हो गया अपना। वनस्पति तेल बताओ कैसा है, आप कहेंगे सर वनस्पति तेल कैसा है, हमारा लिक्विड है। इसकी अभिक्रिया कराओगे बोलो किसके साथ, H2 यानी हाइड्रोजन गैस के साथ। वनस्पति तेल का हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, तो आपने कहा साहब ये हो गया हमारे पास में निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, किसके साथ में, कॉपर के साथ में। तो यहाँ पर आपको मालूम है ये जो कॉपर आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉपर तो हमारा क्या उत्प्रेरक वर्धक है। क्यों है, क्योंकि ये कॉपर क्या करेगा, इस निकल की जो सक्रियता है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और उसकी सक्रियता को बढ़ा देगा। तो वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो बोलो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, आप कहेंगे सर हमारे को वनस्पति घी प्राप्त हो जाएगा। और वनस्पति घी बताओ कैसा होता है, सॉलिड होता है यानी ठोस होता है। ठीक है, यह चीज आप लोग याद रखोगे। अब मैं ये कह सकता हूं कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में कॉपर क्या करता है, यहां पर इस निकल उत्प्रेरक की जो सक्रियता होती है उसको बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। तो Cu कॉपर आपका बताओ यहां पर किसका काम करेगा, तो आप कहेंगे सर कॉपर यहां पर काम करेगा किसका, उत्प्रेरक वर्धक का। ठीक है, इसी प्रकार देखो दूसरा जो हमारे पास में आता है उसमें हम लोग बात करते हैं साहब यहां पर किसकी, उत्प्रेरक विष को लेकर। उत्प्रेरक विष का मतलब होता है यह क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक की जो सक्रियता होती है उसको घटाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं। बोलो उत्प्रेरक की जो सक्रियता होती है उसको घटा देने का क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा N2 प्लस का 3H2, तो ये बन जाएगा हमारा 2NH3। यहां पर देखो ये जो Fe है, इस Fe की जो सक्रियता है उसको कम करने का काम यहां पर कौन करेगा, CO यानी कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या करेगा, यहां से याद रखना, इस Fe की सक्रियता को घटा देगा और किसका काम करेगा, उत्प्रेरक विष का क्या करेगा, यहां पर कार्य करेगा। ठीक है, ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। यहां पर आपने कहा सर उत्प्रेरक का जो प्रकार है। अब लास्ट में हमारे पास में एक छोटा सा पॉइंट और बचता है जिसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक का हम लोग बताओ क्या पढ़ेंगे, यहां पर उपयोग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले आपने क्या देखा कि उत्प्रेरक का जो उपयोग है वो हम लोग बताओ किन किन चीज़ों के अंदर करते हैं। तो एक तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सर क्या नाम से जो ईथर होता है उस ईथर से शराब के उत्पादन में। ठीक है, एक तो आप क्या कहोगे, ईथर से शराब के उत्पादन में बोलो किसका निर्माण करेंगे, उत्प्रेरक का निर्माण करेंगे। दूसरी बात,
दूसरा आप ये कहेंगे हेबर विधि, ठीक है, हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में, बोलो रे, हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में किसका उपयोग करते हैं? उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तीसरा आपने कहा सर क्या नाम से, देखो वनस्पति जो हमारा तेल है उस वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से, बोलो हमने क्या पढ़ा था, कृत्रिम घी के उत्पादन में। और एक आप लोग ये कह सकते हैं कि लेड चैम्बर, ठीक है, लेड चैम्बर विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में। बोलो इन सब चीजों में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो हमने पढ़ा ईथर से शराब के उत्पादन में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से कृत्रिम घी को प्राप्त करने में इसका उपयोग करते हैं, उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। लेड चैम्बर विधि द्वारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में भी किसका उपयोग किया जाता है? उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो आज की पहली क्लास के अंदर ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के प्रकार और उत्प्रेरक के उपयोग। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें फिर हम लोग एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा नमस्कार।